हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको वीडियो की थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज की ये जो हमारी वीडियो है इसमें हम समझेंगे एमओए के बारे में, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर मेमोरेंडम के बारे में। जो एमओए है वो कंपनीज एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम इसके कुछ वेरियस क्लॉजेज होते हैं उनको भी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, क्लॉजेज समझने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है एमओए के बारे में समझना। तो अपनी वीडियो को बिना किसी टाइम की देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। अगर हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, तो सबसे पहले किसी भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के वक्त जो मोस्ट क्रूशियल या फिर फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट जो आगे एमसीए या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में सबमिट होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट में खाली मेमोरेंडम या फिर एमओए भी कहते हैं। जो मेमोरेंडम है उसको सेक्शन 399 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट कहा गया है, यानी कि कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी का जो मेमोरेंडम है उसको एक नॉमिनल फीस पे करके रिसीव कर सकता है और लीगली रीड कर सकता है। इसी के साथ जो मेमोरेंडम होता है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का चार्टर यानी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो किसी भी कंपनी के ऑपरेशंस पर लिमिट सेट करता है। यानी कि अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो जैसे जो पेरेंट्स होते हैं वो अक्सर अपने बच्चों का वेलबींग चाहते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों के लिए कुछ लिमिट सेट कर देते हैं और उन्हें पहले ही बता देते हैं कि उन्हें कहाँ क्या चीज़ करनी चाहिए और ये चीज़ उन्हें नहीं करनी। तो ठीक इसी तरह जो मेमोरेंडम है वो भी कंपनी के पेरेंट्स की तरह एक्ट करता है और कंपनी को बताता है कि उसे क्या क्या चीज़ें करने की अनुमति है। तो यहाँ पर जो हमारा मेमोरेंडम है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखी हुई सारी बातें कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है और जो कंपनी है वो कभी भी किस इसके बाहर या फिर आउटसाइड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम नहीं जा सकती। इसके बाद जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो काफ़ी सारे क्लॉजेस कंटेन करता है, जो कि किसी भी कंपनी को अपने मेमोरेंडम में लिखने मैंडेटरी होते हैं। तो बेसिकली ये जो क्लॉजेस होते हैं वो कंपनी की सारी डिटेल एंड फैक्ट्स को डिटेल में बताते हैं और कहते हैं कि जो कंपनी है उसे ये सारे क्लॉजेस फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है जब तक वो इन क्लॉजेस को खुद से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास यानी कि आरओसी के पास जाके चेंज ना कर ले। तो कुछ क्लॉजेस होते हैं नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज एक्सेट्रा। तो हम इन सभी को बारी बारी डिटेल में समझेंगे कि ये सारे क्लॉजेस क्या होते हैं। पर उससे पहले हम समझते हैं कि जो एमओए होता है, जो हमारा सेक्शन 4 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो एमओए के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स या फिर फॉर्मेट बताता है डिफरेंट टेबल्स के थ्रू। तो जनरली कंपनीज एक्ट 2013 में आपके पास 5 टेबल्स गिवन होते हैं जो कि शेड्यूल 1 में कवर है और वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट बताते हैं एमओए के कवर करने के लिए। तो जिसमें जो हमारा टेबल ए होता है वो एक ऐसा फॉर्मेट बताता है उन कंपनीज के लिए जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। जो टेबल बी होता है वो जो फॉर्मेट बताता है वो उन कंपनीज के लिए बताता है जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है बट उनमें शेयर कैपिटल नहीं होती। टेबल सी वो वाला फॉर्मेट बताता है एमओए का जिसमें जो कंपनी है वो लिमिटेड बाय गारंटी भी है और उसके अंदर शेयर कैपिटल भी एग्जिस्ट करती है। इसके बाद टेबल डी बात करता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनीज के फॉर्मेट के बारे में और जो टेबल ई है वो उन कंपनीज के बारे में बात करता है जिनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है पर उन कंपनीज में शेयर कैपिटल भी एग्जिस्ट करती है। तो इसके बाद अब हम समझते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस के बारे में। तो जो कंपनीज एक्ट है वो मेनली 6 क्लॉजेस के बारे में बात करता है, क्योंकि हमें ज़्यादातर हर कंपनी में ये 6 क्लॉजेस देना मैंडेटरी होता है। पर वहीं पर जब बात ओपीसी की आती है तो उसमें 6 क्लॉज की जगह एक क्लॉज एक्स्ट्रा होता है जो होता है नॉमिनी क्लॉज का। तो अब चलिए, अब हम वीडियो में बारी बारी समझेंगे हमारे नेम क्लॉज को, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को, ऑब्जेक्ट क्लॉज को, लाइबिलिटी क्लॉज को, कैपिटल क्लॉज को, एसोसिएशन क्लॉज को और लास्ट में समझेंगे हमारा नॉमिनी क्लॉज को जो कि सिर्फ ओपीसी में एग्जिस्ट करता है।
तो चलिए अब हम समझते हैं हमारे सबसे पहले क्लॉज नेम क्लॉज के बारे में। तो जो हमारा नेम क्लॉज होता है वो कंपनी का नाम बताता है। यानी कि कोई भी पर्सन अगर मेमोरेंडम किसी कंपनी का खोले तो उससे ये देखते ही पता चल जाए कि जो कंपनी जिसका वो मेमोरेंडम देख रहा है वो कंपनी का नेम क्या है। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा हर किसी का कोई ना कोई नेम होता है। हम इंसान से लेके जानवर तक का नाम रखते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई करना आसान हो सके कि कौन सा पर्सन कौन है। तो ठीक उसी तरह से कंपनी का भी नेम रखना मैंडेटरी होता है। तो जो नेम क्लॉज होता है वो कंपनी का एक्चुअल नेम बताता है कि जो कंपनी है वो किस नाम से रजिस्टर्ड है आरओसी के पास। यानी अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो आप किसी भी कंपनी को एक ऐसा यूनिक या फिर नॉन आइडेंटिकल नेम देते हो जो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से मैच नहीं करती। यानी कि आप जो भी नेम अपनी कंपनी को दो, वो जो नेम होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। के साथ जो हमारा नेम होता है वो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी या फिर इंडिया के अगेंस्ट हो। यानी कि हमारा जो नेम होना चाहिए वो हमें काफ़ी सिंपल, शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस, यूनिक, नॉट आइडेंटिकल टू एनी एग्जिस्टिंग कंपनी और हमारे नेशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो हमें एक नेम क्लॉज हमें ये बात बताता है कि जब भी आप किसी कंपनी को कॉर्पोरेट करते हो तो लास्ट में लिमिटेड लगता है उसके। तो कंपनी के जो नेम होते हैं उसके लास्ट में यानी कि जो सफिक्स है उसमें कुछ वर्ड्स हमें मैंडेटरी मेंशन करने होते हैं ताकि जो भी लोग हैं उनको ये देखते ही पता चल जाए कि जो आपकी कंपनी है वो किस नेचर की कंपनी है। यानी कि अगर आपकी एक कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो आपको उसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगाना मैंडेटरी है। जैसा कि आप फ़ोटो में भी देख सकते हो, अगर आप सपोज़ इसका नाम एबीसी रखते हो तो लास्ट में आपको एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखना मैंडेटरी है ताकि लोगों को पता चले कि ये जो कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक उसी तरह अगर आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड है तो आपको उस कंपनी के लास्ट में लिमिटेड लिखना पड़ेगा। और अगर आपकी कंपनी ओपीसी है तो आपको नेम के बाद ब्रैकेट में ओपीसी मेंशन करना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चले कि ये जो कंपनी है वो वन पर्सन कंपनी है। और क्योंकि जो ओपीसी होती है वो प्राइवेट कंपनी ही होती है तो इसलिए आपको ब्रैकेट में ओपीसी लिखकर प्राइवेट लिमिटेड लगाना मैंडेटरी होता है अपने नेम के लास्ट में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यानी कि सेकंड क्लॉज होता है वो होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है उसमें आपको अपना जो मेन रजिस्टर्ड ऑफिस है जहाँ से आप ज़्यादातर सारे इम्पोर्टेंट या फिर जो भी काम एक ऑफिस में इम्पोर्टेंट होते हैं वो मेंटेन करते हो या फिर ऑपरेट करते हो, उस ऑफिस का आपको यहाँ पर एड्रेस देना होता है। बट यहाँ पर आपको प्रॉपर पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इस क्लॉज में सिर्फ़ और सिर्फ वो स्टेट का नेम आता है जिस पे आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो रजिस्टर होता है। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है वो स्पेसिफाई करता है किसी भी कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस की लोकेशन को, ताकि जितने भी लीगल या फिर कॉरस्पॉन्डेंस पर्पस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और नोटिस इसी एड्रेस पर जाते हैं जो एड्रेस आपने रजिस्टर क्लॉज में लिखा होता है। इस क्लॉज में हम स्टेट का नाम इसलिए मेंशन करते हैं ताकि किसी भी पर्सन जो कि हमारा मेमोरेंडम रीड कर रहा है उसे ये पता हो कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है वो किस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंडर आती है। यानी कि जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है वो एक ऐसी अथॉरिटी है जो सभी कंपनीज जो उसके अंदर रजिस्टर होती है उनकी वर्किंग्स पर नज़र रखती है। तो इसलिए हर स्टेट का अपना एक अलग आरओसी होता है। तो जिस भी स्टेट में वो जो कंपनी है वो लोकेट या फिर एग्जिस्ट करती है उसी आरओसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस कंपनी के ऑपरेशंस पर नज़र रखना। तो जैसा कि हमने कहा कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है वो सिर्फ स्टेट का नेम ही इंक्लूड करता है अपने अंदर, ना कि कंप्लीट एड्रेस। इसके बाद हमारा थर्ड क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जिसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखते हैं। यानी कि अपना उद्देश्य बताते हैं और बताते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो बेसिकली किन किन ऑपरेशंस या फिर क्या क्या चीज़ करने के लिए बनाई गई है।
तो जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है वो किसी भी मेमोरेंडम का सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज होता है, क्योंकि ये हमारी स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ को डिफाइन करता है जो कि कंपनी अलाउ होती है या फिर परमिट होती है अंडरटेक करने के लिए। यानी कि जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि जो मेमोरेंडम है वो कंपनी की एक्टिविटीज़ पर लिमिट सेट करता है कि कंपनी जो है वो मेमोरेंडम में लिखी हुई चीज़ें ही फॉलो कर सकती है और उसके स्कोप से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी इस स्कोप से बाहर जाती है तो वो अल्ट्रा वायर्स एक्ट परफॉर्म करती है जो कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर होता है एज पर द लॉ। तो जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो एक लिमिट सेट करता है कि जो भी इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में ये ऑपरेशंस या फिर एक्टिविटीज़ अंडरटेक करेगी, अगर कंपनी उसके बाहर कुछ भी करती है, कोई भी एक्टिविटी जो कि बियॉन्ड दिस लिमिट्स अगर वो परफॉर्म करती है तो वो एक्ट अल्ट्रा वायर्स कहलाया जाता है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले होते हैं हमारे मेन ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके लिए हमने कंपनी बनाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी भी खाने पीने की चीज़ की, तो जो हमारा मेन मोटिव है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चिप्स बना के बेचते हैं, पोटैटो चिप्स का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होगा वो हो गए आलू परचेज़ करने, उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं नमक मिर्च मसाले वो ख़रीदने, आलू कटिंग मशीन ख़रीदनी, उनको फ्राई करना और आलू चिप्स रेडी करना। पर क्योंकि जो हम चिप्स जब हम बेचते हैं तो वो हम एज़ इट इज़ तो नहीं बेच सकते कि हमने बनाए और साथ ही साथ लोगों में दे दिए। हमें उसको पैक करना पड़ता है किसी भी कंटेनर में, फिर चाहे वो पॉलीथीन हो, बॉक्स हो या फिर कोई भी कंटेनर हो उसके अंदर। तो अब हमने सोचा कि जो हमारी कंपनी है अगर हम बाहर से उनकी पैकेजिंग मटेरियल परचेज़ करेंगे तो हमें वो कॉस्टली पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने प्लास्टिक की पन्नियाँ बनानी शुरू कर दी जिसमें हम अपने पोटैटो चिप्स जो है वो डाल डाल के सेल करेंगे। तो हमने उसकी पैकिंग भी खुद से तैयार करना शुरू कर दिया। तो वो हो गए हमारे इंसिडेंटल या फिर एंसिलरी ऑब्जेक्टिव्स। ये वो सारी एक्टिविटीज़ होती है जो मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है। इसके अलावा हमारे थर्ड टाइप होते हैं अदर ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि अगर जो कंपनी है वो पोटैटो चिप्स के साथ कोल्ड ड्रिंक बनाना भी सोच रही है, पर जो कोल्ड ड्रिंक बनाना है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी कि उसको मेन तो पोटैटो चिप्स ही बेचने हैं, पर वो सोच रही है कि हम कोल्ड ड्रिंक भी बेचते हैं ताकि जो लोग हैं वो चिप्स कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में आके ज़्यादा खरीदेंगे। तो अगर हम यहाँ पे साइड पे कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी करते हैं जो हमारी ना तो मेन है ना मेन से रिलेटेड है, तो हम वो सारे अदर ऑब्जेक्टिव्स में डाल देंगे। इसके बाद हमारा फोर्थ क्लॉज होता है लाइबिलिटी क्लॉज का। लाइबिलिटी क्लॉज जैसा कि आपको नाम से पता चलता है कि जो पर्सन होता है वो लाइबल होता है। जो लाइबिलिटी क्लॉज होती है वो किसी भी पर्सन की लाइबिलिटी बताती है कि अगर कभी भी इन केस कंपनी बंद होती है या उसे अपनी लाइफ टाइम में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने शेयर होल्डर से कितना कितना अमाउंट ऑफ मनी मंगा सकती है अपने डेट को या फिर हम अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। तो जो हमारी लाइबिलिटी क्लॉज होती है वो एक्सप्रेस करती है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय ये ऑलरेडी प्री डिसाइड हो जाता है कि अगर कंपनी इन केस आगे चल के कभी भी बंद होती है या फिर लॉस में चली जाती है तो जो मेंबर्स है वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं जो वो लाइबल हो गए या फिर एग्री करते हैं पे करने के लिए कंपनी की नीड या फिर लिक्विडेशन के टाइम पर। अब जो लाइबिलिटी है वो 3 तरह से हो सकती है। सबसे पहले होती है लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स की। यानी कि अगर आपकी जो कंपनी है वो शेयर्स इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को और उस पे कुछ पैसा ही कॉल्ड करके बाकी जो अमाउंट होती है वो अनकॉल्ड रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 10 रुपीज़ का शेयर सेल किया है और कंपनी ने 7 रुपीज़ अभी शेयर होल्डर को पे करने के लिए कह दिया और शेयर होल्डर ने पे कर दिए, तो जो 3 रुपये है वो कंपनी अभी नहीं मंगाती, बल्कि जब भी उसे आगे चल के कभी भी पैसों की ज़रूरत होती है तो वो उस समय वो 3 रुपये कॉल करती है और उस वक्त जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कभी भी मना नहीं कर सकते कंपनी को पैसे ना देने के लिए। दूसरी जो लाइबिलिटी होती है वो होती है लिमिटेड बाय गारंटी।
यानी कि यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने मन से कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करने के लिए कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई शेयर होल्डर है और वो कंपनी से जो है वो गारंटी देता है शेयर होल्डर बनने की कि अगर कंपनी कभी भी इन फ्यूचर पैसों की नीड में होगी तो मैं कंपनी को 1 लाख रुपए ला के दूंगा। तो जब भी कंपनी को लगे कि उसको पैसों की नीड है तो वो उस शेयर होल्डर से एमओए के अकॉर्डिंग जो उनकी गारंटीड अमाउंट है मांग सकती है। इसके बाद हमारी थर्ड लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी की। ये ऐसी लाइबिलिटी होती है जहाँ पर अगर कंपनी को पैसों की ज़रूरत है तो वो अपने शेयर होल्डर्स से कितना भी अमाउंट मंगवा सकती है और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें अपने पर्सनल एसेट तक गिरवी रख के कंपनी को वो अमाउंट पे करना होता है ताकि कंपनी की लाइबिलिटी पे ऑफ हो सके। तो यहाँ पर जो कंपनी होती है वो सिक्योर होती है, पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अनसिक्योर होते हैं क्योंकि उनके पर्सनल एसेट्स तक रिस्क पे आ जाते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला क्लॉज़ होता है वो होता है कैपिटल क्लॉज़ का। जो कैपिटल क्लॉज़ है वो जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो वो एमओए में लिख के देती है कि हम मैक्सिमम कितनी शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड रखना चाहते हैं, यानी कि हमारी पूरी लाइफ टाइम में हम इतना अमाउंट शेयर कैपिटल के थ्रू इशू करना चाहते हैं। तो जो कैपिटल क्लॉज होता है वो मैक्सिमम अमाउंट बताता है हमारे ऑथराइज्ड या फिर रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल की, जो कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में इशू या फिर रेस करना चाहती है शेयर सेल करके। कोई भी कंपनी किसी को भी इशूड या फिर ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा कभी भी जो शेयर कैपिटल है वो रेज नहीं कर सकती है, क्योंकि ये अल्ट्रा वायर्स होता है। इन ऑर्डर टू डू द सेम, अगर कोई भी कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा जो अमाउंट के शेयर है वो पब्लिक को ऑफ़र करना चाहती है तो उसे सबसे पहले अपना जो एमओए है यानी कि मेमोरेंडम है उसे ऑल्टर करना पड़ता है और आरओसी के पास रजिस्टर करना पड़ता है कि हम हमारी जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं। इसके बाद हमारा सिक्स्थ यानी कि लास्ट क्लॉज होता है एसोसिएशन क्लॉज का। एसोसिएशन क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जिसमें जो जो लोग जो फर्स्ट शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, यानी कि जब मेमोरेंडम क्रिएट होता है तो उस पर जिन जिन लोगों के साइन होते हैं जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होते हैं हमारे शेयर्स के, उनको हम एसोसिएशन क्लॉज बोलते हैं। जो एसोसिएशन क्लॉज होता है उसको सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ये डिटेल रखता है उन सभी फर्स्ट शेयर होल्डर्स की जो कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे मौजूद थे और उन्होंने जो हमारे शेयर से वो परचेज़ किए थे। क्योंकि जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो ये बोलता है कि सभी शेयर होल्डर को शेयर होल्डर बनने के लिए मिनिमम 1 शेयर होल्ड करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी सब्सक्राइबर होते हैं एमओए में उन सबको एट लीस्ट 1 शेयर परचेज़ करना मैंडेटरी होता है। यहाँ पर जो एमओए होता है उसके अंदर पर्सन के नेम के सामने उसने कितनी अमाउंट के और कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हेल्ड किए हैं वो लिखना मैंडेटरी होता है। इसके बाद हमारा लास्ट क्लॉज़ होता है नॉमिनी क्लॉज़ का। ये क्लॉज़ सभी कंपनीज़ में नहीं होता, ये सिर्फ उन कंपनीज़ में होता है जो ओपीसी कैटेगरी में आती है, यानी कि 1 पर्सन कंपनी। वहाँ पर एक ही पर्सन होता है जो बिज़नेस चलाता है। तो अगर उसकी कभी डेथ हो जाती है इन केस, तो उसके बाद वो कंपनी कौन चलाएगा ये काफ़ी ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो ओपीसी होती है उन्हें एक एक्स्ट्रा क्लॉज़ लिखना पड़ता है नॉमिनी क्लॉज़ का, जिसमें वो एक ऐसे पर्सन का नेम मेंशन करते हैं जो कि उनकी डेथ या फिर इनकैपेबिलिटी के बाद उस कंपनी को 1 पर्सन कंपनी में मेन हेड बन के लीड करता है। तो जो ओपीसी होती है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्लॉज होता है नॉमिनी क्लॉज का। जो नॉमिनी क्लॉज होता है वो उस बंदे का नाम यानी कि उस पर्सन का नेम अपने अंदर कंटेन करता है जो कि सब्सक्राइबर यानी कि जो पहले जो ओनर था ओपीसी का, उसकी डेथ या फिर इनकैपेसिटी के बाद उस कंपनी का मेंबर बनेगा। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो ये एक ऐसा क्लॉज है जो कि स्पेसिफाई करता है हमारे नॉमिनी का नेम, जो कि हमारी कंपनी को टेक ओवर करेगा अगर हमारा जो सब्सक्राइबर है उसकी डेथ या फिर वो इनकेपेबल हो जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइज करने के लिए। सो गाइस, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या फिर यूज़फुल लगे
then do like, share, subscribe and comment. Thanks for watching.